कहते हैं जल ही जीवन है। पानी के बगैर हम प्राणियों में कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। प्रकृति अपने सुगम रूप में नहीं रह सकती, तो पानी हम सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन पृथ्वी के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन कई बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी पीने के लिए भी लोग तरस जाते हैं। ये ज़्यादातर मरुस्थल होते हैं, यानी कि रेगिस्तान। भारत में पड़ने वाला रेगिस्तान का जो एरिया है वो है राजस्थान। तो राजस्थान में अभी से नहीं, बहुत समय से लोग रहते आ रहे हैं। पानी की कमी वहाँ शुरू से बनी रही, तो इस कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने कई तरीके निकाले। इन्हीं तरीकों की आज हम चर्चा करने वाले हैं इस पाठ में। पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है अनुपम मिश्र जी ने। ये अध्याय है क्लास 11th की कोर की हमारी बुक है वितान भाग 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आज। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय, जिसमें हम देखेंगे लेखक हमारे हैं अनुपम मिश्र, उनके बारे में जानेंगे समझेंगे। फिर पाठ की रूपरेखा देखेंगे और फिर उसके बाद पाठ का सार देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले जैसे हमने बोला कि हमारे लेखक आएंगे अनुपम मिश्र। पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से जुड़े अनुपम मिश्र का जन्म 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। ये वर्षा लिखा है, ये यहाँ पर वर्धा है। ठीक है, धा है, वर्धा में हुआ था। इन्होंने मुख्यतः पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर 20 पुस्तकों का लेखन किया है। तो देखिए ये क्या है ना, पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहे, तो उसी पर इन्होंने कार्य किया, उन्हीं पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से आज भी खड़े हैं तालाब तथा राजस्थान की रजत बूंदे बहुचर्चित पुस्तकें हैं। सन 1977 में ये गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंधित रहे तथा पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े भी रहे। इसके साथ ही इन्होंने लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाकर पर्यावरण संबंधी अपनी सजगता का परिचय दिया। तो पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हो या लेखन कार्य हो, चाहे संस्थान हो, उससे जुड़कर इन्होंने पर्यावरण संबंधी बहुत सारे कार्य किए हैं। अब आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा, अर्थात इस पूरे पाठ में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ध्यान रखिए, पाठ की रूपरेखा में लगभग आपको हर एक पाठ में बताती और समझाती हूँ ना। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आप हर एक चीज़ को सही तरीके से समझ पाएँ, कि एक प्रॉपर स्टडी का तरीका क्या होता है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज के पाठ में क्या है। ये पानी की कमी जैसी ज्वलंत समस्या पर आधारित है। समझ में आया? पानी की कमी, राजस्थान में पानी की कमी होती है, उसी की समस्या पर आधारित है, जिसमें राजस्थान के लोगों को जल की आपूर्ति में विशेष रूप से जूझता हुआ दिखाया गया है। जल संचयन के माध्यम के रूप में कुएं का निर्माण प्रक्रिया की कठिनाई को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। अब उन्होंने देखा कि राजस्थान में भाई इतनी ज़्यादा पानी की कमी होती है, तो अब वहाँ के लोग पानी की कमी को दूर करने के लिए कुएं नहीं, कुइयाँ बनाते हैं। और इन कुइयों को बनाने का क्या तरीका होता है, बनाने में क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या तरीका होता है, सब कुछ इन्होंने डिटेल में स्टडी किया और हमें इस पाठ में बताया है। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान भी कहलाती है। यानी कि पूरा जो हम ये कहेंगे कि सिर्फ अभी कहिए कि राजस्थान के बारे में ही, ऐसा नहीं। आज देश के हर कोने में कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो गर्मियों के दौरान पानी की बहुत मारामारी हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ज़मीन की गहराइयों में पानी किस तरीके से है, उसका इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है, वहाँ तक इन्होंने हमें देख समझ कर बताया है। यह रचना हमें धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। यानी कि पानी को भी कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का काम यहाँ पर अनुपम मिश्र जी ने किया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ। तो पाठ हम शुरू करें उससे पहले हम बता दें कि ये राजस्थान में जो जल समस्या होती है ना, उस पर आधारित है। ठीक है,
ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के भी कई तरीके वहाँ के लोगों ने निकाले हैं। हम्म, वो आपको यहाँ पर डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। पानी कितनी कितनी ज़मीन के अंदर भी पानी के अलग अलग लेवल होते हैं और उन पानी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम्म, देखिए क्या है, रेत में पानी की तलाश और कुएं का निर्माण करना। सबसे पहले हम कहाँ से देख रहे हैं कि जो रेत होती है उसमें पानी की तलाश किस तरीके से की जाती है और फिर कुएं का निर्माण किया जाता है। पहली चीज़ बता दें, कुएं क्यों नहीं बनाए जाते। आप कहोगे हम लोगों ने हर जगह कुएं सुने हैं, तो राजस्थान में कुइयाँ क्यों होती हैं। पहली चीज़ है कि राजस्थान में पानी की कमी है, सतह में भी पानी बहुत कम होता है, तो इसलिए अगर कुएं खोदे भी जाएंगे तो वो बहुत बड़े होने के कारण क्या होगा, उनमें पानी बहुत कम लेवल पे रहेगा। कुइयाँ क्या होती हैं, कुएं जैसी गहरी खोदी जाती हैं लेकिन वो पतली होती है। कुएं चौड़े होते हैं, कुइयाँ पतली होती हैं। पतली एरिया में जब पानी कलेक्ट होगा तो उसका लेवल अप रहेगा, ठीक है। दूसरा, कुएं में बहुत बड़ा एरिया होने के कारण पानी बहुत जल्दी वाइपोरेट हो जाता है ना। लेकिन कुइयों में पतला होने की वजह से उसमें नमी बनी रहती है, वो जल्दी वाष्पीकृत नहीं होता, वाइपोरेट नहीं होता है, ठीक है। लेखक राजस्थान की रतेली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। तो वहां पर पानी का स्रोत क्या है, कुइयां हैं। वह बताता है कि कुएं खोदने वाला चेलवांजी पसीने से तरबतर है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। अब देखिए, जब चौड़ी जगह होती है तो उसके अंदर जाकर काम करना आसान होता है, लेकिन जब पतली ही जगह, इतनी पतली जगह है आप समझ लीजिए कि उसके अंदर अगर एक आदमी बैठ जाए तो बस उतनी ही जगह है। आप या तो दो आदमी सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे या एक आदमी आराम से बैठ जाए, इतना एरिया होता है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है कुइयाँ। तो सोचिए उसको खोदते खोदते जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो कितना ज़्यादा सफोकेशन, गर्मी, सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो और याद रखना, इनको खोदने वालों को क्या बोलते हैं, चेलवांजी या चेजार, ठीक है। घेरा बहुत सकरा है। सकरी होने के कारण कुएं की खुदाई कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकती, इसीलिए वह बसौली से खुदाई करता है। अब बसौली क्या होती है, उसका जैसे आप लोगों ने फावड़ा देखा ना, इसका हत्था इतना छोटा ही होता है और उसके आगे लोहे की एक पत्ती लगी होती है। क्योंकि अगर फावड़े से किया जाएगा तो फावड़ा मारने के लिए उतना सरफेस हमें पीछे चाहिए। भाई फावड़ा लिया, ऐसे करके पीछे उठाया, तब हम ऐसे मारेंगे ना। तो जहां हम खड़े हैं उससे जितना बड़ा फावड़ा है उतना पीछे जगह होनी चाहिए और उतनी आगे होनी चाहिए। मगर कुएं के अंदर इतनी जगह नहीं होती है, इसीलिए वो किससे करी जाती है, बसौली से। बसौली सिर्फ इतनी बड़ी होती है, हाथ में लो और ऐसे ऐसे करके खोदो, ठीक है। अंदर भयंकर गर्मी है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। अब नीचे क्या होता है, नीचे बहुत गर्मी है और बहुत ह्यूमिड होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है। तो ऊपर से खड़े लोग जब रेत डालेंगे तो उसके साथ फ्रेश एयर आएगी प्लस ऑक्सीजन आएगी और वो रेत जो है वो नमी छोड़, तो बीच में ऐसे करके फेंकना होता है ताकि उनके साथ तेजी से हवा अंदर आए। इसके ऊपर की ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमी दम घोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि रेत के कण सिर पर लगने के कारण चोट न लगे। अब क्या है, ऊपर के लोग रेत फेंक रहे हैं तो नीचे अगर आदमी है तो उसके सर पे लगेगा, तो वो एक धातु की एक टोपी नुमा सर पर पहनता है, या कुछ नहीं मिला तो एक बर्तन ही पहन लेता है ताकि उसके सर पे ऊपर से आने वाली जो भी रेत है उसके कण से उसे चोट ना लगे। थोड़ी खुदाई होने पर चेलवांजी के पैरों के आसपास इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अब वो खोद रहा है, अब जगह है नहीं, मलबा इकट्ठा हो रहा है, तो ऊपर से एक बाल्टी रस्सी से डाली जाती है, उसमें वो मलबा भरा जाता है और वो ऊपर खींच लिया जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिकनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। याद रखिए, उनका प्रशिक्षण बहुत शुरू से हुआ होता है। कुएं से छोटी होती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, परंतु गहराई कम होती है। तो समझ में आया, कुएं की गहराई बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुएं उन एरिया में खोदे जाते हैं जहाँ पर आपको क्या कहते हैं, वो एक चूना पत्थर की पट्टी नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ खोदे जाते हैं, तो वो बहुत गहरे जा सकते हैं। लेकिन ये कुइयाँ वहाँ खोदी जाती हैं जहाँ पर चूना की पट्टी होती है, जहाँ वो पट्टी आई कुएं की खुदाई रोक दी जाती है, इसलिए वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है।
राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई बहुत कम ज़्यादा होती है। कुएं में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है और ना भूजल आता है। तो ध्यान रखना, क्या सतह पे जो पानी बहता है वो कुएं के अंदर नहीं जाता, ना ही अंडर वाटर पानी जो लेवल होता है वो आता है। मरुस्थल के रेत अत्यधिक है, यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है, ये हम सभी को पता है। बहुत ज़्यादा रेत होने के कारण जैसे ही पानी बरसता है वो तुरंत जो है अंदर सोख लिया जाता है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारों कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, कुएं में ना सतह का बहने वाला पानी आता है और ना भूजल। मरुस्थल में रेत में अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। तो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो ऊपर से बहता पानी है वो कुएं में नहीं आता और जो नीचे का पानी होता है वो भी कुएं में नहीं आता है। तो अब कौन सा पानी आता है, क्वेश्चन ये है। तो ये उन्होंने बताया कि जो पानी बरसता है वो तुरंत रेत में सोख लिया गया, रेत में सोख कर वो नीचे चलता चला जाता है और फिर वही धीरे से धीरे 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 बूंद बूंद करके वो कुएं में आके कलेक्ट होता है। समझ में आया? जो पानी बरस चुका है वो जो जमीन में समा जाता है वो आता है। ठीक है। अब इन्होंने बताया जो कुएं खोदते हैं लोगों को चेलवांजी या चेजारों कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं बनाने में। मुश्किल से 4 से 5 हाथ के घेरे की जगह में उसी अनुपात में 30 से 60-65 हाथ गहराई तक उतरना और हाथ में चिनते जाना बड़ा कठिन काम है। अब ये क्या बोल रहे हैं देखिए, एक तो उन्होंने क्या बोला कि 1 या 2 हाथ की जगह होती है, ज़्यादा जगह जैसे मैंने बताया कि खड़े होंगे तो 2 आदमी आ जाएंगे और अगर बैठा जाए तो 1 आदमी आएगा, तो ज़्यादा गहरा नहीं होता है उसमें। और उस पर भी कितने गहरे पे जाते हैं, 60-65 फुट नीचे, मतलब हाथ की गहराई तक जाते हैं, 60-65 हाथ की गहराई तक जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन्हें खोदना भी है और इसकी चिनाई भी करनी है। अब ये चिनाई का मतलब क्या होता है, अब जब हम खोदते जा रहे हैं तो अब जैसे जैसे गहरे जाएंगे तो ऊपर की मिट्टी ढहने का डर रहता है। हम नीचे गए तो ऊपर की मिट्टी ढह के आ जाएगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से मतलब उसको सील किया जाता है। अब सील करने का मतलब ये है कि उसकी हम सीमेंटेड नहीं कर सकते, क्योंकि सीमेंटेड करेंगे तो जिस पर्पज से हम बना रहे हैं पानी आ जाए वो पानी नहीं आ पाएगा। तो ये एक बहुत कठिन काम है कि खोदते भी जाना है और चिनाई भी करते जाना है। चेजार भूमि के अंदर की गर्मी सहन करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं के रूप में पानी का स्रोत बनाते हैं। कुएं बनाने के लिए खड़िया पत्थर की पट्टी का महत्व। अच्छा, अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो कुएं बनाई जा रही है ये कई तरह से चिनाई करी जाती है। पहली बात, एक मिट्टी आती है जिसे खीप कहते हैं, उसके जरिए जो है रस्सी जो है, ऊपर जो लोग होते हैं, एक तो कोई खोद रहा है, बाकी ऊपर भी 2-3 लोग होते हैं, वो रस्सी बनाते जाते हैं। तो वो खोदता जा रहा है और चिनाई करता जाता है, उस रस्सी को लगाता जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वो कच्ची चिनाई होती है, जिसे कच्ची चिनाई में लकड़ी लगाकर भी किया जा सकता है। ठीक है। अब इन्होंने ये बताया कि क्या कह रहे हैं, कुएं में खड़िया पट्टी, अभी मैंने आपको बताया था ना चूना पट्टी, वही खड़िया पट्टी का क्या महत्व होता है। खड़िया पट्टी जैसे ही आती है तुरंत कुएं की खुदाई रोक दी जाती है। इसीलिए जिस एरिया में, कभी किसी एरिया में भाई 10 फुट पे मिल गई तो 10 फुट पर रोक दी जाएगी, किसी कहीं 20 फुट मिली, कहीं 30 फुट पे मिली, तो जहाँ कहीं पे भी खड़िया पट्टी मिल जाती है वहाँ पर कुएं को उतना गहरा करना बंद कर दिया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदलता है, जिससे चेजारों को 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। अब जैसे जैसे मिट्टी का रंग बदलेगा उन्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पर खड़िया पट्टी है, क्योंकि भाई वो अनुभवी होते हैं। बड़े कुओं को 150-200 हाथ तक खोदने पर पानी मिल जाता है। अगर बड़े बड़े कुएं खोदे जाएं तो वहाँ पर इतनी गहराई पर पानी निकल आता है, परंतु वह पानी इतना खारा नमकीन होता है कि उसे पीने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अब खारा पानी हम लोग नहीं पी सकते। आप सभी को ये तो पहले से पता ही होगा कि जो आज जहाँ रेगिस्तान है वो पहले कहीं समुद्र हुआ करता था, तो इसलिए वहाँ पर जो अंदर जो पानी है वो खारा पानी है। ऐसी स्थिति में पीने योग्य पानी के लिए इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। अगर इन क्षेत्रों में कुएं खोद दिए जाएं तो क्या होगा, नीचे से खारा पानी आ जाएगा जो पीने लायक नहीं रहेगा, इसीलिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। इन कुइयों को बनाने में खड़िया पत्थर की पट्टी अत्यंत लाभकारी होती है।
क्योंकि यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है। अब जिन क्षेत्रों में खड़िया पट्टी मिलती है उन्हीं क्षेत्रों में जो है सिर्फ ये कुइयां बनाई जाती हैं। ये एक मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ खड़िया पट्टी नहीं मिलती उन क्षेत्रों में कुइयां नहीं बनती हैं। ठीक है। और क्या होता है, जहाँ खड़िया पट्टी होगी वो क्या करेगी, अंडर वाटर में जो खारा पानी है उसे साफ पानी में मिलने से रोक देती है, इसीलिए कुइयां काम की हो जाती हैं। और ये वर्षा के जल को रोककर नमी की तरह भूजल में फैला देती है। समझ में आया। तो जो क्या होता है, नमी सोखी वो भूजल कहाँ आ जाता है, कुएं में कलेक्ट होकर आ जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका रहती है। अब मान लीजिए अगर बहुत तेज गर्मी हुई तो अगर कुइयों का मुंह चौड़ा होगा तो क्या होगा, ये पानी सारा वाष्प बनकर उड़ जाएगा। इन क्षेत्रों में रेत के कण अत्यंत बारीक होते हैं, तो एक दूसरे से चिपकते नहीं। तो समझ ये, एक दूसरे से चिपकते नहीं, खुले रहते हैं, इसलिए इनका वेपोरेट होना बहुत जो है जल्दी होता है। इसीलिए कुइयों को छोटा बनाकर पानी उसमें आसानी से कलेक्ट कर लिया जाता है। मरुस्थल में रेत कण पानी में गिरने में थोड़े भारी हो जाते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए धरती में दरारें भी नहीं पड़ती हैं। देखिए रेतों में अगर पानी नहीं अगर रेगिस्तान में पानी नहीं बरसेगा ना तो वहाँ दरारें नहीं पड़ेंगी, जबकि आप बाकी प्लेन सरफेस में देखेंगे तो जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी तथा रेत के कणों द्वारा वर्षा जल को संरक्षित करने से वर्षा की बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। कुएं बनाने के लिए उसकी चौड़ाई खाली जगह के चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में परिवर्तित कर देती है, जिससे बूंद बूंद रिसती और कुएं में पानी जमा होने लगता है। तत्पश्चात खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी पीने योग्य बन जाता है। तो ये नमी क्या है, जब एकत्र होती है तो वो खारा पानी जहाँ नीचे है वही अगर नमी में बन के आता है तो भी वो मीठा पानी ही होता है। राजस्थान में पानी के रूप। अब राजस्थान में पानी के कई रूप होते हैं, मैंने बताया था अलग अलग तरीके के। देखिए अमृत रूपी पानी पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने कठोर परिश्रम किया है, यानी कि वो लोग जो रेगिस्तान में रहते हैं उन्होंने पानी पाने के लिए, साफ पीने लायक पानी पाने के लिए बहुत मेहनत की है, जिसके फलस्वरूप पानी संबंधी उनके अनुभव इतने गूढ़ हो गए हैं कि उन्होंने पानी को ही 3 रूपों में बांट दिया है। अब वो पानी को भी उन्होंने कैसे बांटा, 3 रूपों में बांटा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पानी के लिए परेशान रहते हैं। तो उस परेशानी के चक्कर में उन्होंने उस बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर लिया। प्रथम रूप है पालर पानी, अर्थात सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जा सकता है। हम लोग जो नदियों और तालाब में जो पानी देखते हैं उसे क्या कहते हैं, पालर पानी। फिर आते हैं इसका दूसरा रूप, वो होता है पाताल पानी। वह भूजल होता है जो कुओं में मिलता है। कुओं में जो पानी मिलता है वो क्या कहलाता है, पाताल पानी, क्योंकि वो जमीन की गहराई से लाया जाता है। फिर आते हैं तीसरा रूप जिसे हम बोलते हैं रेजानी पानी, अर्थात धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में ना मिलने वाला रेजानी। तो समझ में आया, बारिश से बरसने वाला पानी, लेकिन वो सतह पर नहीं है, वो अंदर सोख गया, लेकिन वो पाताल के पानी में भी जाकर नहीं मिला और वो बीच में आकर मिल गया, तो इसे बोलते हैं रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है। अब अगर हम ट्रेडिशनल रूप से देखें तो आज तक हम लोग आजकल तो मिलीमीटर से नापते हैं, लेकिन उसका जो ट्रेडिशनल भारतीय रूप है वो है रेजा, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग रहता है। खड़िया, अब ऊपर का पानी जो बरस कर नीचे आया वो नीचे के पाताल पानी खारे पानी में इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि बीच में खड़िया पट्टी है, तथा पट्टी के अभाव में यह भी खारा हो जाता। अगर वहां पर खड़िया पट्टी नहीं होगी तो ये बरसा पानी भी जो जमीन के अंदर सोखा है ये भी खारा हो जाएगा। इस विशिष्ट रेजानी पानी को ही समेटती हैं कुइयां। तो बीच में अटका ये जो पानी, इसे समेट कर कौन लेकर आता है, ये कुइयां लेकर आती हैं। अब आ जाते हैं कुएं बनाने की प्रक्रिया। तो काफी हद तक तो मैंने आपको समझा दी है, फिर से देख लेते हैं। कुएं का प्राण इसकी की गई चिनाई है। तो मैंने बताया ना, कुएं खोदी जाती है तो जो चारों तरफ चिनाई की जाती है ये जान है, क्योंकि अगर चिनाई नहीं की जाएगी तो कुएं बहुत जल्दी ढह जाएगी।
इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण तक ले सकती है। अब मान लीजिए अगर इसमें चूक हुई, नीचे खोदता हुआ जा रहा है तो ऊपर से ढह जाएगी, तो नीचे आदमी दबकर मर जाएगा। हर दिन की खुदाई से निकलने वाले मलबे को बाहर निकाल कर और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई कर दी जाती है। ठीक है, तो जितना खोदा जाता है उसका सारा मलबा निकाला जाता है, फिर आगे खोदने का काम रोक दिया जाता है और जितनी खुदाई की गई है उसकी चारों तरफ से चिनाई की जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप, मैंने आपको बताया था ना, एक खीप होती है, एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। अब ये रस्सा कौन तैयार कर रहे हैं? जो लोग कुएं में ऊपर हैं। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। तो गोला बिछाने का मतलब क्या है? ऐसे घेरे में, कुएं गोल होती है ऐसे करके, अंदर ऐसे करके घेरों में, ऐसे सरफेस में चारों तरफ ऐसे करके लगाई जाती है। इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है। तो मतलब एक घेरा बनाने के लिए कितना चाहिए होता है? 15 हाथ लंबा रस्सा। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। यानी कि मान लीजिए अगर 50 से 60 हाथ लंबी कुएं खोदी गई तो 4000 हाथ लंबी रस्सी जरूरत पड़ेगी। चिनाई का काम पत्थर से भी किया जाता है, किंतु पत्थर या खीप ना मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। फिर लंबे लंबे लट्ठे लगाए जाते हैं, फिर उनको जो है सेटल करने के लिए उनके ऊपर ठुकाई होती है। ये लट्ठे अरड़ी, बड़, बाबल और कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। अब क्यों इन्हीं से बनाए जा रहे हैं? क्योंकि जो पानी रिस कर आ रहा है वो ईजिली जो है लोगों को मिल जाए। ऐसा ना हो कि अगर कोई लट्ठा ऐसा लगा दिया जिसकी वजह से पानी जो है कुएं में नहीं आए, इसीलिए इन ही पेड़ों के लट्ठे जो हैं इन कुइयों में लगाए जाते हैं। ये लठ कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। इन लट्ठों को बांधने के लिए चग की रस्सी ला देती है। ये बंधाई भी कुंडली के आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। तो इसको बांधा कैसे जाता है? जैसे कि जो हम लोग चिनाई कर रहे थे रस्सी, उसी रस्सी से, तो इसको सांपड़ी कहते हैं क्योंकि सांप की तरह ये लहराती है। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे को फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं और फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। तो लट्ठे क्या होते हैं? एक के ऊपर एक, ऐसे करके ऐसे खड़ा हुआ, फिर दूसरा ऐसे खड़ा हुआ, फिर ऐसे खड़ा हुआ, तो ऐसे चारों तरफ बनाया जाता है और फिर इन्हें खीप की रस्सी से आपस में बांध दिया जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है। जैसे ही खड़िया पत्थर की पट्टी नीचे कुएं में मिली, वैसे ही कुएं खोदने का काम समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं खोदा जा सकता। और कुएं की सफलता एक बड़े उत्सव का अवसर बनती है। अब क्या है, देखिए, शुरू से ही राजस्थान में पानी की कमी रही, इसलिए जब कुएं बन जाती है तो इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज होता था। आज के समय में नहीं, हम बहुत पहले समय बता रहे हैं। जब ये चेजारे जो हैं अपना काम पूरा कर लेते थे तो बहुत बड़ा उत्सव है, तो क्या होता था? बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया जाता था। चेजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों पर भेंट, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था। ये सब पहले होता था, परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल, ब्राह्मण व मेघवालों द्वारा बनाई गई कुइयां आज भी निरंतर लोगों को पीने योग्य पानी देने में सफल है। तो आज भी अगर आप राजस्थान जाओगे तो वहां ये कुइयां आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुएं का मुंह छोटा रखने का कारण तथा उसमें से पानी निकालने के लिए चडस का प्रयोग करना। ठीक है, क्या है, देखिए, अब उनका मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? अब इतना छोटा रखा जाता है और पानी सतह में एकदम नीचे होता है, तो उसको निकाला कैसे जाए? कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा नमी से पानी बूंदे धीरे धीरे रिसती रहे। कुएं का मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाएगा। अब जैसे ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा? वो पानी सतह में उतना फैल जाएगा। पतला रहेगा तो उतने लेवल तक आएगा, अतः उससे निकाला नहीं जा सकता। दूसरा, छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है।
तीसरा, बड़े मुंह पानी में भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। हमने बताया वेपोरेट होने का चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वो चौड़ा मुंह होगा। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के स्थान पर छोटी चड़स का प्रयोग किया जाता है। चड़स क्या होता है, आप लोग ऐसे थाली टुमा होता है लेकिन थोड़ा गहरा होता है, ऐसे करके कटोरा ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे आटा आटा गूंदने वाली जो परात होती है ना, उस तरीके की वो चड़स होती है ताकि उससे पानी आसानी से निकाला जा सके। क्योंकि बाल्टी में भाई कितना आएगा, ज़्यादा तो पानी नहीं आएगा। अगर पानी ज़्यादा है तो बाल्टी से ईजिली निकाल सकते हो, लेकिन चड़स से आप आसानी से निकाल सकते हैं। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, परंतु मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का भारी कड़ा बांध दिया जाता है। अब देखिए ये चड़स कैसे, हमने आपको चड़स बताई ना कि जैसे थाली नुमा चीज़ होती है ना, जैसे हम लोग आटा गूंदने वाली परात होती है ना, उस तरीके से, तो उसी तरीके का कपड़ा लेकर उसके मुंह पर लोहे का कड़ा बांध दिया जाता है, तो वो एक ऐसे बन जाता है। तो चमड़े का होता है मोस्टली या मोटे कपड़े का होता है, उसको आसानी से निकाल के ऊपर लाया जा सकता है, जिससे ऊपर का भारी भाग कुएं में के नीचे के भाग पर गिरता है और इस प्रकार कम मात्रा के पानी में भली भांति डूबकर कुएं से पानी निकालने में कारगर सिद्ध होता है। अब जैसे मान लीजिए ऊपर से ये चड़स नीचे डाली गई रस्सी से, अब क्या होगा, ऊपर कड़ा लगा है तो सतह तक आते ही क्या वो चड़स बैठ जाएगा। जैसे ही वो बैठेगा उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, फिर जब धीरे 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 खींचा जाएगा तो पानी धीरे धीरे उसके अंदर आता जाएगा। तो इस तरीके से उस कपड़े की चड़स या चमड़े की चड़स में पानी लेना आसान होता है। यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है, जैसे कि कुओं के ऊपर आप देखते हैं। इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। यह गुलेल के आकार का एक मजबूत तने को काट कर तथा उसमें छेद कर कर बनाई जाती है। ये ओडाक नाम से भी जानी जाती है। तो आप सभी ने कुओं के ऊपर तो ये देखा ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपको इतनी मुश्किल आने वाली है। फिर आते हैं कुएं को ढक कर रखने के तरीके। अब चूंकि पानी इतनी मुश्किल से मिल रहा है तो उसको ढक कर रखने की भी तो ज़रूरत होगी। तो देखिए क्या है, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना अत्यंत आवश्यक है। छोटे मुंह की कुएं को ढक कर रखना आसान होता है। प्रत्येक कुएं पर अधिकतर लकड़ी के बने ढक्कनों का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली क्या होता है, उसे ढककर रखने के लिए परमानेंट ढक्कन बना दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खस की पट्टी के समान घास फूस, छोटी छोटी टहनियों के बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कैसा होता है कि भाई लोग ढक्कन नहीं बनवा पा रहे, तो बहुत सारे छोटी छोटी टहनियों को रख के भी उसको ढक दिया जाता ताकि पानी साफ रहे, नीचे का पानी गंदा ना होना पाए। जहाँ नई सड़कें बनती हैं वहाँ कुइयों को ढकने के लिए ताले का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि लोग उसमें से पानी चुराकर सड़क अड़कर बनाने के काम में ना लें, इसलिए उनको ढककर ताला भी लगा दिया जाता है। अब आते हैं निजी होते हुए भी कुएं का सार्वजनिक संपत्ति के रूप में प्रयोग होना। बहुत सारे लोग अपनी खुद के पैसे से, बहुत ऐसे तो होता है नगर पालिका या ग्राम पंचायत या द्वारा ये कुइयाँ खुदवाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो लोग के पास पैसा होता है वो अपनी निजी कुइयाँ भी खुदवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि निजी है तो उससे बाहर के लोगों को पानी नहीं दिया जाएगा, तो उन निजी कुइयों का भी सार्वजनिक रूप से प्रयोग होता है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए, अब ये आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ कुइयाँ का, जहाँ मैंने बताया ना जहाँ जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहीं वहीं जो है आप कुइयाँ बना सकते हैं। इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। किसी ने खुद अपने घर में खुदवाई हो, लेकिन नहीं, वो सबके इस्तेमाल के लिए होती है, क्योंकि कुएं जिस क्षेत्र में बनती है उन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। भाई एक ही क्षेत्र में अगर 3-4 कुएं हो जाएंगी तो क्या होगा, नमी उन सभी जगह, एक कुएं रहेगी तो सारा पानी एक ही जगह आके कलेक्ट होगा ना। 4-5 जगह अगर डिवाइड होगा तो किसी में सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाएगा। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पत्थर पट्टी चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे धाधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टूरो, बल्लियो ओ तथा केवल खड़ी। तो इतनी नामों से हम खड़िया पट्टी को जानते हैं। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच बनी कुई लोगों को मीठा पानी देने के लिए निरंतर खड़ी रहती है। तो समझ में आया,
खारे पानी को साफ जल से अलग करने का काम ये खड़िया पट्टी ही करती है। तो जिन क्षेत्रों में ये खड़िया पट्टी पाई जाती है उन्हीं क्षेत्रों में ये कुइयाँ बनाई जाती हैं। ये क्षेत्र हैं चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि, जहाँ पर ये पट्टी मिलती है और वहाँ पर ये कुइयाँ बनती हैं। तो ये हमारा समाप्त हो गया। पानी की इम्पोर्टेंस बताते हुए उसको निकालने की जद्दोजहद को लेकर राजस्थानी लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो कभी आप अगर राजस्थान जाएं तो इस तरह की कुइयों को देखने का प्रयत्न ज़रूर करें, ताकि आप भी पानी की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार हम, और इस अगली बार भी हम कुछ नया अच्छा ही लेकर आएंगे। अगली बार हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिसके जीवन में संघर्ष बहुत था, लेकिन उसने उस संघर्ष के रास्ते को नहीं छोड़ा और आगे चलकर एक काफ़ी सफल लेखिका बनी। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।